हमारा जातियों का, शेड्यूल कास्ट की जातियों का बड़ा ऑब्लिगेशन था। हाँ। उनके जूते हम बनाते थे जी। उनके खेतों में काम हम करते थे, उनकी बेगार हम करते थे। लेकिन जब घोड़ी पे बैठने की बात है, आज दिन तो कोई बैठा नहीं था। हाँ। लेकिन जब मेरे को लगा कि बैठना चाहिए लोगों को, है ना, पता नहीं आप इसको गलत भी कह सकते हैं। मेरे भाई को डॉक्टर साहब घोड़ा की लगाम थाने पकड़नी पड़ी, मतलब वो लगाम आपको रखनी पड़ेगी, मैं साथ खड़ा रह जाऊंगा। साहब वो 9 बजे का सर्दी का टाइम था, फरवरी का महीना, गांव के लोग उमड़े, आसपास के लोग तो घोड़ी पे बंधे सब शेड्यूल कास्ट और इधर जनरल कास्ट के लोग भी, अच्छा, सब उमड़े के वो क्योंकि पुलिस थी तो वो, तो फिर वो पूरे गांव के अंदर जा रही। तो एक राजपूतों का घर आया, तो वहां पे ऊपर से कुछ लोग ले जाके जो तिल होते हैं ना, तिल की जो घास कुछ होती है बची हुई, वो छत पे होती है, तो ऊपर से फेंक रहे थे। हाँ, तो मैं तो घोड़े पे था, तो आगे निकल गया, कुछ पुलिस पीछे थी, उनके ऊपर गिर गई। तो पुलिस ने उनको पकड़ा। फिर लास्ट में जब बारात रवाना हुई तो मैंने उन्हें हाथ जोड़ा, सर किसी पे कोई एक्शन नहीं लेना, गांव के लोग हैं, अज्ञानी हैं, इनको पता नहीं। बुद्ध को पढ़ा, विपश्यना मेडिटेशन में आए, बुद्ध ने कहा दूसरों के कृत्य अकृत्य पे जोर मत दो, व्हाट आई एम डूइंग दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, मेरे कृत्य अकृत्य किए। तो यूं धम्म में अंदर आएगा। मैं अपने लोगों के साथ यूं धम्म में पढ़ोगे, दूसरी की आलोचना निंदा थोड़ा करना कम हो जाएगा। तो धम्म की अभी और देश विदेश में जा रहे हैं। अभी मैं महीने पर पहले जापान में था, 6 महीने पहले मैं वियतनाम में था, साल भर पहले मैं म्यांमार में था, और उससे उसी साल में श्रीलंका में, फिर यूरोप में देखा मैंने, तो ऑस्ट्रेलिया में देखा। पूरी दुनिया धम्म की और चल पड़ी। डॉक्टर एमएल परिहार पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के संयुक्त निदेशक के रूप में निवृत्त होने के बाद अब बौद्ध धम्म के कार्य में निरंतर लगे हुए हैं। पढ़ने की अद्भुत लगन, उत्कट इच्छा और अदम्य साहस के कारण डॉक्टर परिहार ने ऊंचा मकाम हासिल किया है। एक कुशल प्रशासक, दक्ष सर्जन, लोकप्रिय लेखक, सहृदय व्यक्ति और अंबेडकर मिशन के सच्चे सिपाही के रूप में डॉक्टर एमएल परिहार सदैव सक्रिय नजर आते हैं। सामाजिक सुधार के पत्रकों का प्रकाशन हो या धार्मिक अंधविश्वासों पर प्रहार, वे कभी पीछे नहीं रहे। धर्मांधता, जातिवाद और सवर्ण हिंदुओं के झूठे अभिमान को भी उन्होंने खूब ललकारा है। डॉक्टर परिहार एक दानशूर व्यक्तिमत्व भी है। जो लोग विचारधारा को फैलाने में बेहद मुश्किल परिस्थितियों में कार्य करते हैं, उन्हें सहयोग देना डॉक्टर परिहार अपना फर्ज मानते हैं। डॉक्टर परिहार ने धम्मपद की 84,000 किताबों को प्रकाशित कर उसे लोगों तक फ्री में पहुंचाने का ऐतिहासिक कार्य आरंभ किया है। पशु चिकित्सा पर उनकी लिखी तकरीबन 20 पुस्तकें पूरे देश में हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। पशु चिकित्सा पर उनके कार्य के लिए उन्हें कोई सम्मान भी हासिल हुए हैं। दरअसल डॉग्स का सर्जन होने के उन्हें सन 1994 में ऑस्ट्रेलिया से बुलावा आया। एडिलेड शहर के आधुनिक हॉस्पिटल में सर्जरी करते थे। वहां बसने का ऑफर भी मिला, लेकिन वहां से सीखकर उन्होंने भारत में कई नई आधुनिक तकनीक की सर्जरी की शुरुआत जयपुर में की। उनके द्वारा लावारिस डॉग्स की अंधाधुंध बढ़ती संख्या को काबू किया जाता है ताकि जानलेवा रेबीज पर कंट्रोल हो। आज ये तकनीक पूरे भारत में खूब पॉपुलर है। डॉक्टर एमएल परिहार एक अच्छे वक्ता, रचनात्मक आलोचक, गहन अध्येता, तर्कशील उपासक और मृदुभाषी सरल मना व्यक्ति है। व्यूज मेकर्स में आज डॉक्टर साहब के संघर्ष, उनके माता पिता के योगदान पर बातचीत करते हैं। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम जयपुर में हैं और हमारे साथ डॉक्टर एमएल परिहार साहब हैं, जो एक विचारक है, चिंतक है, लेखक है, साहित्यिक है, अनुवादक भी है और गो पशुपालन सेवा राजस्थान सरकार में निदेशक के रूप में वो अभी निवृत्त हो चुके हैं और अपना पूरा जो अपना जीवन है समर्पित किया है बुद्धिज्म के लिए और लोगों को किताबें बांटते हैं, धम्मपद की किताबें मुफ्त वितरित करते हैं और बहुत अच्छा काम उनका हमारे आंदोलन में है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि आपने अपना पूरा जीवन जो है समर्पित कर दिया है इस आंदोलन के लिए और रिटायरमेंट के बाद भी आप लगे हुए हैं इस उम्र में भी, और आपकी कोशिश होती है कि लोगों को प्रबोधन करें, किताबें आप मुफ्त में बांटते भी हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि राजस्थान के
एक छोटे से गांव से आप आते हैं और इतना संघर्ष करके आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो कैसा वो अनुभव था, किस तरह का वो समय था? क्योंकि आपका जो समय था उस समय जाति भेद बहुत ऊंचाई पे जी था। जी। कई बार डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, उसके बहुत। बावजूद भी आप अच्छा पढ़े लिखे इस मुकाम तक पहुंचे। तो आपके परिवार का माहौल भी अच्छा था, आपके पिताजी जैसा कबीरपंथी थे। जी तो ये जो सारा एक धारा आपके पास समाहित हुई, इसके बारे में जरा बताइए। जी, मुझे ये जो धारा है विरासत में मिली। हाँ। आ, मेरे माता पिता के जरिए। वो हालांकि स्कूल कभी गए नहीं, हाँ। लेकिन वो शिक्षित थे। अच्छा। कबीर वाणी के रूप में मेहनतकश और प्रतिभाशाली, हाँ। हुनरमंद, हाँ। अच्छे शूज बनाने वाले, अच्छे कारीगर, मकाने बनाने वाले, अच्छा। अच्छे कपड़े बुनने वाले, हाँ। मतलब प्रतिभा संपन्न। हाँ। हाँ। अब आप देखिए कि हमारे पुरखों में कितनी प्रतिभाएं थी। हाँ और जी। साथ में कबीर वाणी विचार भी दिया। हाँ। खाली यूं नहीं कि कोई पुश्तैनी बिजनेस दिया, धंधा बताया। तो विचार दिया कबीर का, वैज्ञानिक सोच दी हाँ। कबीर के विचारधारा के माध्यम में। हाँ। और मेहनत का श्रमण परंपरा का जो मैं देख रहा हूँ, हम बुद्ध जी। के माध्यम से सुनते हैं पढ़ते हैं, तो वो मेरे माता पिता के जरिए हमें मिला। और लेकिन आसपास के माहौल में जो जाति भेद का जो बात थी वो बहुत गहरी थी। हाँ। छुआछूत का दंश झेला और भोगा। छुआछूत, जात भेद, अन्याय, अत्याचार, छोटे से लगा घर, घर से लगा कर स्कूल तक, कॉलेज तक, सब जगह हम्म। छात्र जीवन में, मतलब जिनको हम जितना बड़ा मानते थे वहाँ उतना ही छुआछूत जाति भेद था। बिल्कुल। लेकिन मेहनत की थी। आर्थिक रूप से हाँ, अपने लोग बहुत ज्यादा संबल नहीं थे। हम्म। कोई आगे दिशा नहीं थी। मेरे माता हाँ। पिता, हम मेरे माता पिता से सबके माता पिता पढ़ाते थे कि बेटा स्कूल जाओ, लेकिन उनको भी पता नहीं था कि ये करना आगे क्या जाके है करना पूरा, क्या है। हाँ। है ना। तो लेकिन था कि पढ़ना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा भारी वैक्यूम था समाज के अंदर, इतना हम्म। अत्याचार तो स्कूल गए तो फिर बाबा साहब का चित्र देखा, बाबा साहब को थोड़ा पढ़ा। हम्म। फिर ये देखा कि अब इस, जैसे बाबा साहब ने कहा कि मुझे इतना अन्याय अत्याचार जो है इससे मुक्ति की, समाज को मुक्ति दिलाना मेरा हाँ। मकसद रहेगा, संकल्प जो लिया था। फिर मेरी तरह मेरे कई अपने वरिष्ठ जो मेरे से आगे तो अपने समाज के लोग पढ़ रहे थे, उनको देखते कि अपन भी पढ़े। एक आपने वाकया बताया था कि जैसा आप हॉस्टल में गए थे और जी पहली बार अपने बाबा साहब का वो फोटो देखा, जी उसको समझा रहे थे। जी तो वो वहां से कैसे जीवन को दिशा मिली? जी। मैं छठी क्लास में, मतलब उम्र क्या होगी, 10 साल। अच्छा। मेरे गांव में चौथी क्लास तक स्कूल थी। हाँ। चौथी तक पढ़े। फिर पांचवी में 5-10 किलोमीटर दूर पैदल जाते थे। अच्छा। फिर वहां भी पांचवी तक थी। अच्छा। फिर छठी क्लास में 15 किलोमीटर दूर थी, मतलब यूं पहाड़ी चट्टानों में से, जंगली अच्छा। डरावनों में, वहां जाते। छठी क्लास। हाँ। आजकल के तो छठी क्लास क्या, 12वीं क्लास के बच्चों को भी एक 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 जगह जगह पे। होते हैं, हाँ, बिल्कुल। तो वो पैदल जाते थे, ये थैली होती थी, कोई छोटा सा सफेद कपड़े में माँ रोटी बांधती थी, उसमें चटनी, कभी कभार साइकिल आइकिल भी नहीं होती थी। हाँ, साइकिल भी नहीं थी। पैदल जाते थे छठी क्लास में। फिर 7वीं क्लास में पता चला कि समाज कल्याण विभाग की कोई छात्रावास है, हाँ। जहाँ हाँ। पे सब रहना खाना सब फ्री है। अच्छा। तो फिर एक वो एक माहौल बना, सब जो जो पढ़ रहे थे हाँ। दूर दराज से बच्चे, और रहना भी फ्री, खाना भी फ्री। अच्छा। और वहाँ फिर एडमिशन लेने लगे। हाँ। फिर वहाँ होंगे तो देखा, तो अब वहाँ मेहनत भी करने लगे। वहाँ पे हमारे जो वार्डन हुआ करते थे वो भी समाज की थे, अनुसूचित जाति की थी। हम्म। और उनके रूम में एक बाबा साहब की बहुत पुरानी तस्वीर, जो देश भर में उस टाइम वही एक चित्र उपलब्ध था बाबा साहब का, जी। और पुराना, और उसमें कोने में तथागत भगवान बुद्ध की चित्र हुआ करते थे। हम्म। वो जब हम देखते थे, हम कभी बाबा साहब का नाम भी नहीं सुना था, हाँ। और हमें कोई मुक्तिदाता नजर नहीं आ रहा था ना। जी। सब जगह मंदिरों में जाओ तो बात फेंकते थे हम। हाँ। गांव के कोई गैर नर्ती होते तो शामिल नहीं करते थे, चौकी तक नहीं बैठने देते थे। अच्छा। और दूल्हे को घोड़े पे बैठना तो बहुत दूर। फिर बहुत जब दूर। मेरी शादी 90 में हुई थी, हाँ। तब मुझे पूरे गांव को पूरी छावनी बनी थी, जब अच्छा। मैं पहला व्यक्ति था घोड़ी पे घोड़े बैठा था। पे बैठ के। तो मैं बात वहां पे आता हूँ वापस हॉस्टल के जीवन को। तो हाँ। छठी क्लास से लगाकर 12वीं क्लास तक मैं उस समाज कल्याण विभाग के ऐसे हॉस्टल में रहा। हम्म। हालांकि वहां पे दुख भी बहुत देखे, हम्म। कभी रोटी नींद, कभी ये नींद, कभी पानी नींद, अच्छा। बहुत दुविधा थी। तो वहां पे जो बाबा साहब का चित्र देखा, फिर हमारे मन में, दिलो दिमाग में वो ठस गया हम्म। कि ये व्यक्ति हमारे मुक्तिदाता है। हमारे वार्डन ने भी कहा था कि भाई आपको ये जो सुविधाएं मिल रही है, हाँ। निःशुल्क सुविधा है, आपको फीस कम लगी जाती, दूसरों की फीस ज्यादा है, आपकी कम है। बिल्कुल। हाँ।
आपको ये देखो साबुन मिल रहा है। हाँ। साबुन, गांव में साबुन से कहाँ नहाते थे, नहीं। वहाँ साबुन मिलता था, कपड़े मिलते थे और वो कपड़े के शूज मिलते थे। हाँ। ये सब देखा कि ये सब बाबा साहब की बदौलत मिल रहा है, फीस कम होना, माफ होना, निःशुल्क सुविधाएं मिलना। तो फिर बाबा साहब के प्रति बहुत श्रद्धा जगी। और फिर कॉलेज में गए तो वहाँ पे कुछ पढ़ने को मिला। लाइब्रेरी में पढ़ते थे, कहीं दूर दूर से जो ऑफिसर, दूर दराज के जो ऑफिसर, वो सीनियर ऑफिसर उस पाली हेडक्वार्टर पे जो जिनकी पोस्टिंग थी, वो हमें बताते थे, वो जयंती मनवाते तो हम भी रैली में जाते थे। फिर और आगे बढ़ा तो लिखना पढ़ना यूं करके बाबा साहब के प्रति हमारा श्रद्धा, हमारी झुकाव बढ़ता गया, उनके प्रति कृतज्ञता बढ़ती गई। और उन्हीं के जरिए फिर कबीर का मार्ग मिला, उन्हीं के जरिए बुद्ध का मार्ग मिला। और आज एक राजस्थान की एक कहावत हमेशा पसंद ये होती है कि यहाँ घोड़ी पे बैठने के लिए बड़ी मुश्किल होती है। मतलब घोड़ी से क्या नाता है बाकी समाज का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपने कहा कि आपने शादी जो की थी तो पूरा किले में तब्दील हो गया था जी। तो आपको क्यों लगा कि मैंने घोड़ी पे बैठ के शादी करनी चाहिए? जी बिल्कुल, आपने एक ऐसा सवाल किया कि वो आज मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि छोड़ो इस घोड़ी हाँ, घोड़ी अब को। छोड़ो। हाँ, इसको जैसे बाबा साहब महाड़ सत्याग्रह में क्या था, हाँ। कालाराम मंदिर में गए थे। हाँ। बाबा साहब ने कहा एक सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक था इसके बाद छोड़ देना इस बातों की, मंदिर प्रवेश हमारी मुक्ति का मार्ग नहीं है। हाँ। हमारा मुक्ति का मार्ग है हमारी शिक्षा के केंद्र, Exactly। हमारे व्यवसाय के केंद्र, वो हमारी मुक्ति का। तो मैं बाबा साहब की बात को, वो कोट मुझे याद है। और फिर भी उन्होंने संघर्ष किया, काय के लिए? कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए, उस तालाब के पानी को पीने के लिए। एक वो सिंबॉलिक था, एक पूरे कौम के अंदर एक स्वाभिमान का जगह। तो मैं जब मेरी शादी हुई, मेरी उम्र 29 साल थी और मैं गवर्नमेंट जॉब में था और डॉक्टर था। अच्छा। और उस गांव में के लोग सब ओबीसी के लोग थे और राजपूत सब लेके थे। आज उनके मेरे मन में उनके प्रति कोई कटुता नहीं है जी। लेकिन और उनका भी हमारा भाईचारा था। और हर घर में हमारा जातियों का, शेड्यूल कास्ट की जातियों का बड़ा ऑब्लिगेशन था। हाँ। उनके जूते हम बनाते थे जी। उनके खेतों में काम हम करते थे, उनकी बेगार हम करते थे। लेकिन जब घोड़ी पे बैठने की बात है, आज दिन तो कोई बैठा नहीं था। हाँ। लेकिन जब मेरे को लगा कि बैठना चाहिए लोगों को, है ना, पता नहीं आप इसको गलत भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने कहा तो फिर अपने बिरादरी के लोगों ने कहा, अरे भाई क्यों करे तू जात्रा लोगों की विरोध लेने ने कहीं वेले जावा ना। लेकिन फिर भी उनमें भी एक जगह, अरे यार हमें मना करते, तू मोहन, मेरा नाम मोहन एमएल पर मोहन है, तो कर, मैं थारे साथे हो गए। आप ताजुब करोगे, अनपढ़ लोग बिल्कुल, जिनके घरों में व्यवस्था भी नहीं थी पूरी, उन लोगों ने मेरा साथ दिया। और फिर मैंने पुलिस अधीक्षक को लेटर लिखा। अच्छा। कि सर मैं घोड़ी पे बंदोली निकालना चाहता हूँ, लेकिन गांव में माहौल अच्छा नहीं है, वो विरोध करेंगे और थोड़ा माहौल बिगड़ेगा। तो माहौल उस टाइम इतना संवेदनशील मुद्दा नहीं होता था ये। हाँ। क्योंकि इस बार ज्यादा कोई बैठता ही नहीं था। हाँ, कोई बैठता ही नहीं था। फिर भी पूरा पुलिस बंदोबस्त किया। 10 दिन पहले एक चौकी बनाई। अच्छा। तो मेरे घर के पीछे उस टाइम में जानवरों के लिए घास इकट्ठी करके रखते थे साल को, तो उन्होंने चुपके से आग लगा दी। अच्छा। लेकिन फिर भी अपने लोग, लगभग 100-200 घर थे शेड्यूल कास्ट के, अलग अलग जातियों के, वो डरे नहीं। और मुझे उन पर बड़ा फक्र है कि उन लोगों ने मेरा साथ दिया। और जयपुर बारात आनी थी और सुबह 9 बजे वहां से घोड़ी की बंदोली निकलने वाली थी। अब घोड़ी वाला भी, वो भी शेड्यूल कास्ट का, दूसरे गांव का। तो वो घोड़ी वाला हाथ जोड़ लिया, साहब आपकी जो सही दी हुई थी, मतलब एडवांस जो दिया, वो सही, मतलब जो पैसा देते हैं वो वापस लो, और मैं घोड़ी पे, मेरी घोड़ी लेके नहीं आऊंगा। घोड़े पे बैठते, घोड़ी पे नहीं बैठते हमारे ऊपर। तो वो हाथ जोड़ दिया। अब क्या करें, मेरा छोटा भाई इज आल्सो वेटरनरी डॉक्टर, और वो हॉर्स राइडर है। अच्छा, वो बड़ा घुड़सवार है, नेशनल लेवल का। वो भाई ने क्या किया, उस घोड़े मालिक को कहा कि भाई कोई बात नहीं। वो भाई घोड़ी लेके आया और उस घोड़े को रात को कमरे में लॉक किया। अच्छा, कि भाई फिर कहीं डर के मारे घोड़ा नहीं ले जावे। बाकी तो मैं संभाल लूंगा घोड़े को बंदोली में, लेकिन ये घोड़ा डर के मत, तू यार चिंता मत कर, तेरे कुछ नहीं होगा, पुलिस है ना इतनी सारी, पूरा गांव में पुलिस छावनी पड़ी है, तू क्यों डर रहा है इतना। तो साहब वो फिर भी क्या, चलो आप साथ हो पुलिस के, तो आ गए, वो आ तो गया। लेकिन घोड़ा, मेरे भाई को डॉक्टर साहब घोड़ा की लगाम थाने पकड़नी पड़ी, मतलब वो लगाम आपको रखनी पड़ी, मैं साथ खड़ा रह जाऊंगा। साहब वो 9 बजे का सर्दी का टाइम था, फरवरी का महीना, गांव के लोग उमड़े, आसपास के लोग तो घोड़ी पे बंद सब शेड्यूल कास्ट और इधर जनरल कास्ट के लोग भी। अच्छा, सब उमड़े के वो, क्योंकि पुलिस थी, तो फिर वो पूरे गांव के अंदर जा रही। तो एक
राजपूतों का घर आया तो वहां पे ऊपर से कुछ लोग ले जाके जो तिल होते हैं ना, तिल की जो घास फूस होती है बची हुई, वो छत पे होती है, तो ऊपर से फेंक रहे थे। हाँ, तो मैं तो घोड़े पे था तो आगे निकल गया, कुछ पुलिस पीछे थी, हाँ, उनके ऊपर पुलिस गिर थी, गई। हाँ। तो पुलिस ने उनको पकड़ा। हाँ। फिर लास्ट में जब बारात रवाना हुई तो मैंने उन्हें हाथ जोड़ा, मैंने सर किसी पे कोई एक्शन नहीं लेना, ये गांव के लोग हैं, अज्ञानी हैं, इनको पता बिल्कुल, नहीं है। हाँ। हालांकि मेरा इन बहुत बड़ा, मैं जब ऑफिसर रहा हूँ तो इनके कई काम करवाए हैं यहाँ गांव के लिए, टेलीफोन, लाइट का, कैंप्स का, लेकिन अब ये इनका जातीय दम्भ है वो तो ये इसलिए रहता है इनको माफ कायम। करना, तो कुछ मतलब फिर उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर बारात यहाँ आई, कुछ दिनों तक लोगों ने कहा तू यार शादी के बाद थोड़ा चुप के ही रहना क्योंकि आसपास हमारे राजपूत बिरादरी के लोग बहुत हैं। हालांकि मेरे मन में कोई जाति के प्रति नहीं, कटुता नहीं बिल्कुल, है, हाँ। लेकिन वो भी भुलावे में, किसी के बहकावे में कर लेते थे। ओबीसी के लोगों ने किया है ये सब वहाँ पे। हाँ। तो फिर बात गई बीती हुई। आज हमारे गांव में सब लोग वो जब कहते हैं तो बड़ा उनको पछतावा होता है दूसरी जातियों कि अच्छा। आपने आपके साथ अच्छा नहीं किया। अच्छा, तो तो आज उनको जब एहसास हो गया है। हाँ, आज जब मैं लोगों को कोई कहता मैं घोड़ी पे, छोड़ो रे घोड़ी पे, तो आपके पास पैसा हो तो कार पे न बढ़िया और कोई सुविधा लो ना। बहुत और सारे ये ऑप्शंस अब अवेलेबल है बातों अभी। में कोई नहीं रखा। वो एक सांकेतिक था। हाँ, अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, आर्थिक रूप से संपन्न हो हाँ। और अच्छा अपने शीलवान बनो। बिल्कुल। जी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण ये था। तो उसके बाद जब आप जॉब में आए, सरकारी जॉब में आए और पढ़ने लगे और जॉब करने लगे, तो फिर ये इतना जो अटैचमेंट आंदोलन के साथ में आपका हुआ, वो कैसे हो गया? पहले तो हमें अपने कौम से ही लड़ना पड़ा, अच्छा। क्योंकि हमारे अपने जो शेड्यूल कास्ट की जो जातियों में कुरीतियां बहुत थी। हाँ, हाँ। एक तरफ तो सवर्ण जातियां हमें छुआछूत करते थे, ऊपर से पानी पिलाना, होटल में सब अपनी गिलासे, उनके घरों में अलग गिलासे, ऊपर यूं से पीड़ो, पढ़े लिखा आदमी, स्कूल के टीचर भी अलग मटका खुद का। अच्छा। ये माहौल, मतलब सवर्ण जातियां मारपीट और करे, कहीं मतलब थोड़ी सी बात हो तो अच्छे कपड़े पहनो तो साइकिल, गांव के अंदर आप साइकिल पे बैठ के नहीं जा सकते, अच्छा। सब पैदल हाथ में चप्पल लेके जाओ। एक तो वो जुल्म। हाँ। फिर खुद की जाति के अंदर जो पंच पंचायती होती थी, पंच पटेल होते थे, वो उनका बड़ा जुल्म था। मतलब इस लड़की को इधर सगाई करवा देना, उसका नाता करवा देना, वो सब है ना। फिर मौसर, मर जाए तो इतने दिन भोजन करना, बर्बाद हो रहे थे। हाँ, बिल्कुल। फिर गंगा जी जाना। हाँ। अनपढ़ लोग जा रहे यहाँ से गंगा जी, मतलब है ना, मतलब एक परिवार में, एक पीढ़ी में एक बड़ा गंगा जल, मतलब एक गंगा भोज नहीं होता हाँ। तो उसको समाज में बहिष्कृत होता था। वो मतलब उसके घर पे सगाई अच्छा, सगाई अच्छे नहीं पैसा होते। रहे न रहे। हाँ, पैसा तो सब देने में तैयार थे, ठाकुर देने को तैयार है क्योंकि बेचेगा जमीन। हाँ, बेचेगा बढ़िया जमीन। देने के लिए तैयार है हाँ। क्योंकि गहना गिरवी रखेगा। जी। वो लोग सब सपोर्ट करते थे। हाँ। तो मेरे घर पे भी ऐसा एक गांव के लोग गए कि हमारे पीढ़ी के अंदर गंगोज नहीं हुआ है, हाँ। तो हम तो जाएंगे। मैंने कहा, उस टाइम मैं कॉलेज की फर्स्ट ईयर में था, मैंने कहा मैं विरोध करता हूँ। मेरे पिताजी बहुत नाराज हुए कि यार बेटा आप सब कर रहे, तू क्यों कर रहा? मैंने कहा बर्बाद हो जाओगे। हाँ। ये कितना पैसा ये सब, ये तुम्हारी गहने बिकेंगे, तुम्हारी खेत बिकेंगे। तो साहब गए गंगा जी और वहां से सब मुंडाए आए, सब वहाँ जूते भी वहां रखने पड़ते हैं। पंडों ने लूटा खूब, घर आए, महीने पर तक वो खूब भोजन वो होता है। अच्छा। पैसा सब उधार का। अच्छा। कितना पैसा का होता है, सब जाति वाले आते हैं और सब ऐसे, मतलब आज वो मैं दौर याद करता हूँ, गर्मी के माहौल में होते थे। हाँ। और ऐसे जैसे कोई भूखे, कोई साल साल भर के भूखे लोग टूट पड़ते हैं ना, लापसी के लिए, मालपुओं के लिए, कोई खाने की मतलब प्लेटें नहीं, कपड़े में ही, वो दौर था। तो वो एक तरफ तो सवर्ण जातियों का अत्याचार न्याय, हाँ। एक अपनी जाति के अंदर कुरीतियां, इसको देख के फिर बाबा लगा कि भी ये बहुत, और सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता था महिलाओं को जी। आखिर कमाना उनका, नरेगा में उनका जाना, अपने लोग थोड़ा दारू पी के उधर बैठ जाते थे। तो इस पे सोचा कि सामाजिक सुधार होना चाहिए, कुरीतियां दूर होनी चाहिए, सामाजिक धार्मिक अंधविश्वास दूर नहीं, बहुत जरूरी है। हाँ। लोग पैदल यात्राएं कर रहे हैं, हाँ। फिर आके पैसा उधार लेके सारे भोज कर रहे हैं। तो वो जो माहौल देखा, फिर लगा कि हम पढ़ लिख रहे हैं, थोड़ा बहुत इस विवेक बुद्धि जगी है, तो इन लोगों को समझाना चाहिए और इसे बाहर आने का रास्ता, बाबा साहब का रास्ता बताना चाहिए ताकि कुछ इससे मुक्ति पावे। इसलिए इस आंदोलन से जुड़े, आंदोलन का मतलब कोई उग्र आंदोलन से नहीं, ऐसा नहीं था। हाँ। और बौद्धिक, वैचारिक और बौद्धिक आंदोलन। हाँ। जी। तो फिर ये सब करते करते
आपने अपने बेटों को भी अच्छी परवरिश दी, आज वो अच्छे मुकाम पे भी है। आप किताबें भी लिखने लगे और अब लगभग आपकी अब तक 20 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। जी तो जब आप शासन में थे उसी समय से किताबें लिखने का ये शुरू हुआ कि फिर उसके बाद आपने लिखना शुरू किया? जी, शासन में था तो मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ। हाँ। तो मेरे प्रोफेशन की मैंने करीब 20-25 किताबें लिखी। अच्छा। बेसिकली आज मैं वेटरनरी सर्जन। हाँ, सर्जन है मैं आप। मैं डॉग्स का सर्जन हूँ, हाँ। डॉग्स के लिए। और कुछ टाइम मैं एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में भी वहाँ अच्छा। बेसिकली मैं डॉग स्पेशलिस्ट और सर्जन हूँ। तो ओके। उसके बारे में मैंने किताबें लिखी हाँ। हिंदी इंग्लिश में। तो वो चली, खूब चली। हाँ। और आपको ताजूंगा इंडिया में बहुत टॉप में वो चलती सेल होती है वो। ओके, ग्रेट। सर्जरी, मेडिसिन, गायनेकोलॉजी सारी किताबें लिखी। ओके। फिर जब इस विचारधारा में के फिर लगा कि मेरी प्राथमिकता सामाजिक क्षेत्र होनी चाहिए। हाँ। तो शासन में था तो फिर मैं कैजुअल न्यूज रीडर था। दूरदर्शन में मैंने 25 हाँ, साल न्यूज़ पढ़ी। न्यूज़ भी पढ़ी आपने, यस। और मैं एंकरिंग करता था। साथ में सामाजिक इस बातों में भी भाग लेते थे। हाँ। लेखन भी करता था। प्रोफेशन की किताबें भी लिखते थे, फिर सामाजिक किताबें भी लिखते थे। हम्म। पढ़ते भी थे और साथ में लिखते थे। समाज विभाग के लोग अ, दूसरे जातियों के लोग कई सोचते थे कि भी इनके खिलाफ कोई एक्शन लेवें। और कुछ इधर उधर की बातें की भी थी उन्होंने, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मेरे को जब मेरे डायरेक्टर था हाँ। और 5 साल बाकी थे, तब मैंने सोचा कि नाउ टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन राइट। मनी एंड पोस्ट। राइट। तो फिर उसमें मेरे वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। हाँ। फिर देखा कि वही अच्छा, बाबा वीआरएस साहब लिया के आपने। मार्ग पे चले। बाबा अच्छा, साहब ने ओके। कहा था कि मुझे अब आखिरी सालों में कहा था मुझे अब राजनीति में कोई रुचि नहीं, मेरा मकसद अब धम्म है। हम है। तो फिर हमने भी सोचा कि अब धम्म के क्षेत्र में जाना है। हाँ। और फिर किताबें भी लिख रहे हैं। दूसरों की किताबें लिखी हुई किताब जो लिखी हुई उनको अच्छे कम रेट में अच्छी क्वालिटी में छाप भी रहे हैं। जी। जैसे मैं उदाहरण दूं, बाबा साहब की लिखी हुई महान जी, मैं रचना। किताब के ऊपर आता हूँ। हम्म, एक सवाल मैं सिर्फ आपके जो जी एकेडमिक करियर के संदर्भ में है, जैसा कि जी। आपने उसके संदर्भ में भी काफ़ी किताबें लिखी, आप ऑस्ट्रेलिया में रहे और आपकी किताबों को काफ़ी डिमांडिंग भी थी। हम्म। तो इन सारे दौर में आपने अपना मेरिट भी साबित किया, अपने समूचे जो आपका कार्य रहा है, प्रशासनिक कार्य रहा है। तो इसके बारे में ज़रा बताइए कि वो कुछ अनुभव आपको उस दौरान भी आए थे? हाँ, डेफिनेटली। मैं एक कोई घमंड से ख्याल नहीं कहता हूँ। एक मेरे पिता बहुत बहुमुखी प्रतिभा के थे। मैंने कहा ना, हाँ। वो शूज अच्छे बनाते थे, वो अच्छे इंजीनियर थे, कारीगर अच्छा। थे, मकान बना हमारे कारीगर। हाँ। अच्छे गाने वाले, हाँ। अच्छे डांस करने, अच्छे बजाने वाले। अच्छा, ओके। और वो सारी सब का बहुमुखी प्रतिभा। और हाँ। स्कूल कभी नहीं गए। अच्छा। आप कहूँगा मेरे गाँव कॉलोनी के अंदर जो जूते बनाते थे वो सब आर्मी में जाते थे। हाँ। बड़े बड़े राजा महाराजा उनकी डिमांड रहती थी। अच्छा। तो बहुमुखी प्रतिभा मुझे विरासत में मिली। तो अपने शासन के अंदर भी जब मैं था, तो आप ताजुब करोगे, जब मेरी 2 साल की नौकरी थी हम्म। तब मुझे ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने वहां बुलाया था कि ये अच्छा। सर्जरी ठीक करता है। हाँ। क्योंकि हमने तो जब छोटे थे तो सब ये काम किए थे ना। तो यस। सर्जरी हाँ। अच्छी थी मेरी। तो हाँ। वो ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने वो जाति नहीं देख रहे थे कि इसको, फिर हम मेरे को ऑस्ट्रेलिया ले गए। हम्म। तो जैसे बाबा साहब ने अपनी बहुमुखी प्रेरणा सब वहां से मिली। हम्म। तो अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रहते हुए भी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के अंदर अच्छे सर्जन भी रहे। जब एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में आए तो वहाँ पे भी मैं मतलब सीईओ, मतलब कई डिपार्टमेंट, पहला डिपार्टमेंट गोपाल रमन उसका डायरेक्टर रहा। अच्छा। जो एक बोर्ड था पशुधन विकास बोर्ड, वो हाँ। भी पहले हमारा आईएएस होते थे, फिर डिपार्टमेंट भी, तो मैं वहाँ भी डायरेक्टर रहा। हाँ। फिर डिपार्टमेंट का डायरेक्टर रहा। फिर मैं सेक्रेटरीट के अंदर डिप्टी सेक्रेटरी का चार्ज था। हाँ। वहाँ भी ओएसडी था। लेकिन जब वो सब देखा कि भाई ये तो अब समय नहीं मिलेगा समाज के हाँ। लिए, तो वहाँ पे भी प्रेरणा माता पिता से, बाबा साहब से लेके वहाँ पे भी जहाँ तक हो सका आपने आपने आपके हर काम को जस्टिफाई हाँ किया, कभी न्याय कोई। दिया। और मैं अपने लोगों को भी कहता हूँ, कोई ये नहीं कहे कि भाई तुम सेल कास्ट करो, हाँ। तुम्हें कुछ आता जाता आता नहीं नहीं, है, या बिल्कुल। तुम्हें कोई केवल शासन आरक्षण से चलाना आज नहीं तक आता पहुंचे है, हो। हाँ। तुम्हें ऑपरेशन करना नहीं, इलाज करना नहीं आता है। हाँ। उस टाइम मेरी क्लिनिक भी थी अच्छी अच्छा। और बहुत अच्छी चलती थी, और पता था कि शेड्यूल कास्ट का है। हाँ। फिर भी लोग आते आते थे। थे। और एक दौर ऐसा आया कि वो एकदम से मैंने छोड़ दी। लोगों ने बहुत कहा मत छोड़ो, मैंने कहा मैं, मेरा अलग क्षेत्र जब है। बिल्कुल हाँ आप उस क्षेत्र से आके फिर आप सामाजिक और धार्मिक का कार्यों में अपने आप को आपने जी। पूरा एंगेज कर लिया और 20 किताबें भी आपने लिखी और कई किताबों का संकलन संपादन। भी है, संपादन भी करते हैं जी। और कई किताबें आप मुफ्त में ही बांटते हैं। लेकिन ये जब किताबें आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या लोगों तक पहुंचाते हैं, तो क्या बदलाव आप देखते हैं किताबों से? बहुत वैचारिक, एक बहुत बड़े विचारक का कोटेशन को है
वैचारिक युद्ध में किताबें ही आपका हथियार है। अच्छा। बाबा साहब ने कहा मुझे ढूंढना तो मूर्तियों में मत ढूंढना, मेरी हाँ, किताबों में ढूंढना। किताबों में ढूंढ रहा हूँ, तो yes। जब जब बाबा साहब को मैं ये किताब जो बाबा साहब लाइफ एंड मिशन है, हाँ। ये मैंने लिखी, ये तो बहुत मेहनत की। हाँ। मेरा मकसद था बाबा साहब की जीवन का लाइफ और मिशन हो इसमें, और लोग आंखों में आंसू लाते लाते मुझे फोन करते हैं, अच्छा। और मैंने कहा लोगों को रुलाना है इस किताब से, हम्म। उनको महसूस करना कि बाबा साहब ने तुम्हारे लिए कितनी क्या पीड़ा कितना झेली, कितनी पीड़ा झेली है, यस। तब तुम्हें लगेगा कि नाउ उसको भी कुछ समाज के लिए करना चाहिए। कमिटमेंट आना चाहिए उसमें अंदर। हाँ, हाँ। तो ये जो वैचारिक सारी बातें हैं इसके अंदर हमने किताबों के जरिए संपादन भी किया कई किताबों का। हाँ। और आप जो बात बता रहे थे कि किताबों का क्या महत्व है, हाँ। लोग आजकल कहते हैं ना किताबें कौन पढ़ता है, किताबें दी थी वो तो वो वापस कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने, हाँ। ऐसा नहीं है, किताबें बहुत पढ़ते हैं। बहुत पढ़ते भी, यस। हाँ, और नहीं तो दूसरे विचारधारा जितने भी आप देखो, हाँ। मैं किसी संप्रदाय पंथ का नाम नहीं लेना, वहाँ सबसे ज्यादा तवज्जो की दिया जाता है साहित्य को, जी। चित्र और साहित्य को। हाँ। जितने भी विचारधारा पंथ के कुछ लोग हैं, वो 100 साल पहले किसी का चित्र नहीं था, हाँ। एक आर्टिस्ट ने चित्र बनाया, सारे देवी देवता को वो दुनिया में फैल गए। हाँ जी। किताबें एक गीता प्रेस गोरखपुर छापता पूरे भारत भर में सब कर दिया। बाबा साहब ने किताबें कितनी लिखी, अपना जीवन जोखिम में डालकर किताबें लिखी। जी। तथागत की सारी वाणी अगर त्रिपिटक के रूप में नहीं आई होती हाँ। है तो क्या होता, कौन ज्ञात होता। यस। तो वैचारिक युद्ध में आज कोई तीर तलवारों का युद्ध नहीं है, नहीं है, अभी यस। विचारों का युद्ध है, इसलिए किताबों का बड़ा महत्व है। जो लोग ये कहते हैं कि किताबें कोई नहीं पढ़ता, मैं कहता हूँ कि हमारी किताबें ऑनलाइन सेल होती है और हम नहीं करते। अच्छा। दूसरे जो कैटेगरी के जिसके हमारे लोग जिनको अक्सर कोसते हैं, चाहे वो वणिक समुदाय हो ब्राह्मण समुदाय, वो किताबें बेचते हैं ऑनलाइन। बिल्कुल। और आपको ताजुब होगा कि इतनी बाबा साहब को पढ़ते हैं और इतनी सेल होती है, सबसे लोग ज्यादा अंदाजा डिमांड नहीं है। लगा सकते हैं जी। कि इतनी हर साल में ये किताब कम से कम 50,000 छपती होगी। अच्छा। बुद्ध एंड धम्मा एक साल में 1 लाख छपती होगी। हाँ। 1 लाख आपकी तरफ से। हाँ छपती है वो। हाँ। हम वो कम कॉस्ट में देते हैं। हाँ। जैसे एनिलेशन ऑफ कास्ट है, हाँ। हम 20 रुपए में देते थे शुरू में। अच्छा। और एक साल की 1 लाख छपती थी, पढ़ते हैं ना लोग। हाँ, पढ़ते हैं लोग। और वो लोग कम रेट की होती है तो लोग कई अफसर लोग हैं, कई दानदाता लोग अपनी तरफ से कॉलेजों में, सपोर्ट हॉस्टल करते हैं। में, गांव में दान भी करते हैं। जी। तो किताबों का बड़ा बड़ा महत्व है। आज जो विदेशी लोग आज धम्म को समझने आते हैं, बुद्ध को समझने आते हैं, वो सब किताबों को पढ़ के आते हैं। जी हाँ। तो इसलिए ये मैं अपने भाइयों को ये कहना चाहूंगा कि किताबों से यूं न करें, किताबें बहुत ज्यादा जरूरी। आप भले बुद्ध विहार छोटा बनाओ, हाँ। भले कोई घर छोटा बनाओ और कुछ छोटा करो, लेकिन विचारधारा के जी। लिए किताबों को अच्छे रूप में, सहज सरल रूप से, कम कीमत में फैलाया जाना बहुत जरूरी है। जी। जी। बदलाव लाती है। बदलाव लाती है किताबें। आपने 20 किताबें लिखी है, जी। तो किस किस संदर्भ में है किताबें? सामाजिक क्षेत्र की या मेरे प्रोफेशन की? हाँ, दोनों तरह, दोनों तरह। प्रोफेशन की तो मेरी, जैसे मैंने कहा मैं वेटनरी सर्जन हूँ। हाँ। तो सर्जरी में मैंने की पोस्ट ग्रेजुएशन। हाँ। लेकिन मैंने मेडिसिन पे भी लिखी, गायनेकोलॉजी भी लिखी, अच्छा। डॉग्स पे भी लिखी। हाँ। बहुत सारा अनुभव लेके, फील्ड का अनुभव था वो लिखी, और ओके। काफी पॉपुलर भी हुई। हाँ। हर फील्ड में लिखी मैंने, हाँ। है ना। प्रोफेशन की हर फील्ड में लिखी, ट्रेनिंग के लिए, डॉक्टर के लिए लिखी, कंपाउंडर के लिए लिखी, अच्छा। हिंदी में लिखी, इंग्लिश में लिखी। हाँ। डॉग्स पे तो काफी मेरी पॉपुलर बुक्स है। हाँ। तो वो सारी, वो तो प्रोफेशन की हुई। जी। उसमें भारी डिमांड है उसकी भी। हाँ। और ऑनलाइन खूब सेल होती है। लेकिन अभी पूरा जो फोकस है आपका, वो हाँ। सामाजिक, और सामाजिक के साथ ज्यादा धम्म की तरफ है। हाँ। तो धम्म में पहली जो किताब हमने बाबा साहब की लिखी हुई छापी थी, बुद्धा एंड धम्मा, बुद्ध अच्छा। और उनका धम्म। हाँ। और शुरू में हमने उसको 50 रुपए में देते थे। हाँ। और कई जगह वैसे ही धम्म उपहार के रूप में देते थे। वो एक साल की 1 लाख छपती थी, और वो अभी निरंतर छप रही है। जी। उसके बाद मिलिंद प्रश्न है, अभिधम्म कोश है, बुद्ध फिर लौट आए, अभी नई सीरीज के अंदर फाइयान की भारत यात्रा, हुआनसांग का आंखों देखा हाल, सिंह का आंखों देखा हाल, कनिंगम की सारी जो एंशियंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और जितने भी जो ट्रेवलर्स रहे, तो उनकी सारी उनकी यात्रा विवरण। बुद्धिज्म से त्रिपिटक, अब त्रिपिटक के मिलिंद प्रश्न में आज के बाद हमने त्रिपिटक के, और ये मिलिंद प्रश्न बाहर हो गया। त्रिपिटक के जो ग्रंथ है, हमारे महान राहुल शांतरतन जी, बद्रीनाथ कौशल्यान साहब का जो, जगदीश कश्यप जी का जो अनुवाद किया हुआ जो साहित्य है, और वो वापस हमें कम कीमत पर बहुत सहज सरल रूप में, काफी कम कीमत पे आप उसको ये करते हैं। तो ये बुद्धम पब्लिशर्स के माध्यम से आप ये जो करते हैं इतना सारा सब कुछ, तो
ये जो किताबें का बहुत बड़ा गोडाउन भी हमने देखा आपने, ये स्वयं आप स्वयं इसको अभी लीड करते हैं इस तरह से? मैं भी एक लेबर की तरह काम करता हूँ। अच्छा। रात को कितने 2 बजे सोते हैं 3 बजे पता नहीं चलता। हाँ। प्रूफ रीडिंग करते हैं। अच्छा, आप स्वयं करते हाँ, हैं? प्रूफ रीडिंग करता हूँ मैं। हाँ। और वापस जहाँ हमारी किताबें छपती है, हाँ। वहाँ पे बहुत बड़ा आप देखेंगे, बहुत बड़ा एरिया अपनी किताबों से भरा रहता है। हाँ। वहाँ से पैक होके पूरे इंडिया भर में जाती है। अच्छा। और लिखना, रात रात भर लिखते हैं हाथ से। कई किताबों को लिखना पड़ता है, हाथ से ही लिखता हूँ। फिर कंपोजिंग करने वाले को, कंपोजिंग होता तो है, 3-4 कंपोजिंग वाले हैं, वो जी। कंपोजिंग करते हैं। फिर प्रूफ रीडिंग के लिए मेरे को देते हैं, प्रूफ रीडिंग करके फिर उनको प्रिंट के अंदर देते हैं। लेकिन सारी मैं भी लेबर की तरह, मुझे अगर बैग सिलाई करनी हो तो वो भी कर लेते हैं, उठाना हो तो वो भी थोड़ा बहुत, थोड़ा सा उठाना तो थी, उठाने के लिए तो रख रखा आदमी। लेकिन फैमिली के लोग भी इसमें शामिल होते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा कई लोगों को कहता हूँ। लेकिन इसके जरिए बाबा साहब ने सिर्फ विचार ही नहीं दिया, फिर एक इम्पोर्टेंट बात है, विचार ही नहीं दिया, किताबें नहीं दी, उन्होंने लोगों को रोजी रोटी का जरिया दिया। जरिया दिया, जी। इन किताबों के माध्यम से कितने लोगों के घरों में पैसा आ रहा है। जी हाँ। बहुत, अपने शेड्यूल कास्ट के लोगों के कम, घरों में कम, दूसरों के ज्यादा, क्योंकि वो ज्यादा सेल कर रहे हैं। हाँ। और हमने अभी पूरे इंडिया में जगह जगह आप कहीं भी जाओ, चैत्य भूमि के बाहर, दीक्षा भूमि के बाहर, जितने नालंदा, वैशाली, जितने वहाँ जो अपने पवित्र स्थल है, उनके सबके बाहर स्टॉल लगवा दी जी। और वहाँ उनको हम बहुत उदार में देते हैं। हाँ। क्योंकि इतने टूरिस्ट आते हैं अब लोग जी। श्रद्धा से, क्योंकि किताबें बिकती है, बहुत बिकती है। हाँ। आपको ताजुब करूंगा कि जहाँ जहाँ हमने खुलवाई थे, तो अपने जो जरूरतमंद लोग थे, उन्होंने बड़का सा करेंगे करेंगे, फिर कर दी। अब वो अच्छी चल रही है और किताबें खूब फैल रही है। जी। और आप स्टेशन पे जाओ ना, वाराणसी स्टेशन पे जाओ, शर्मा जी स्टॉल, बाबा साहब की बुक मिली, बड़ी श्रद्धा से बिकती थी, उनको बेचनी है ना, उनको बेचनी है। हाँ। जी। तो इसलिए अब समय ऐसा है कि दूसरे जाति धर्म को आलोचना, निंदा नहीं करनी नहीं करनी, चाहिए। वो भी लोग पढ़ते हैं। उनसे कैसे, उनको साथ लेके, उनको साथ उनको मैत्री, भी दम्पत दो, बिल्कुल, कि हाँ। भाई देखो, वो भी हाथ जोड़ेगा कि अरे मेरे तो ये तो मेरे लिए हाँ, लिखा हुआ है। हाँ। बाबा साहब को पढ़ाओ, महिलाओं की भी दी, मैटरनिटी लीव बाबा साहब ने तुम्हारे लिए सब जी। सुविधाएं दी थी, वो भी नमन वंदन करेगी, चाहे वो किसी भी जाति की हो। तो बाबा साहब बुद्ध को सही ढंग से प्रेजेंट करना समाज की हर कौम में बहुत जरूरी है। मिलजुल, बाबा साहब ने उस जमाने में कहा था, हाँ। सबसे मिलजुल मिलजुल के कर में रहो। आगे बढ़ना है, उनसे बिल्कुल। सहयोग लेके आगे बढ़ना है। हाँ। अगर कोई संघर्ष करना तो बौद्धिक स्तर पर, हाँ। आता जोड़ी, आता मुखी ने दमा धुकड़ी ने, वो बहुत रेली धूम धड़ाके से नहीं। वैसा कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, एक अंतिम संदेश मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका जीवन भी एक काफी संघर्ष भरा रहा है, प्रेरणादायक भी रहा है, और आप अभी बुद्धम पब्लिशर्स के माध्यम से जन जन तक आपकी किताबें पहुंचाते हैं, विचार पहुंचाते हैं। तो ये सारा संघर्ष करते समय, ये आप धम्म की तरफ काम करते समय, आप कैसा महसूस करते हैं? जी, पहले मैं भी लिखता था ना, हाँ। दूसरे मान्यताओं, परंपराओं, जिससे हमने अत्याचार देख, हाँ। बहुत कटु लिखता था मैं। हाँ, कटु लिखते थे काफी। हाँ, फिर लिखा ये नहीं, अब जब बुद्ध को पढ़ा, बदल ही फिर जाता। विपश्यना मेडिटेशन में आए, हाँ। बुद्ध ने कहा दूसरों के कृत्य अकृत्य पे जोर मत दो। हाँ। व्हाट आई एम डूइंग दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मेरे कृत्य अकृत्य किए तो यूं धम्म में अंदर आएगा। मैं अपने लोगों को कहा, यूं धम्म में पढ़ोगे, दूसरी की आलोचना निंदा थोड़ा करना कम हो जाएंगी। जी, तो बिल्कुल। धम्म की अभी, और देश विदेश में जा रहे हैं। अभी मैं महीने पर पहले जापान में था, अच्छा। 6 महीने पहले मैं वियतनाम में था, साल भर पहले मैं म्यांमार में था, हाँ। और उससे उसी साल में श्रीलंका में, फिर यूरोप में देखा मैंने, हाँ। तो ऑस्ट्रेलिया में देखा। पूरी दुनिया धम्म के और चल पड़ी है। हाँ, बिल्कुल। धम्म के इसका वजह रास्ते ये पर नहीं है। कि कोई धर्म है ये, हाँ। इसका वजह एक साइंटिफिक है, साइंटिफिक है। ये मानवीय, मानवता का मार्ग है, सुख शांति का मार्ग है। जी। तो इसलिए मेरे को क्या, जो भी पढ़ेगा, बुद्ध के टाइम में सारीपुत्र और मोगलान जैसे ब्राह्मण वहाँ आचार्य आ गए, बिंबिसार और प्रसेन जी जैसे सम्राट आ गए, अशोक जैसे सम्राट आ गए, तो हमारी तो क्या मिसाल औकात है। तो इसलिए जो भी धम्म को समझेगा, तो धम्म के प्रति बाबा साहब ने क्यों कहा आखिरी दिन, मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं, मेरा तो कुछ साल और जिंदा रहते तो बहुत अच्छा माहौल होता। तो इसलिए अभी मेरे माता पिता के नाम पे मैंने देखा, मुझे धम्मपद फिर बहुत मुझे प्रेरणादायक लगा। आप उसको फ्री में भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। धम्मपद से ली हुई बातें, कई की कई बातें यूं की यूं गीता में डाली हुई है। हाँ। गीता 6वीं शताब्दी में लिखी हुई है, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा, नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि धम्मपद से ली हुई काफी बातें यूं की यूं गीता में डाली, और गीता
वो लोकप्रिय हो गया और धम्मपद को ज्यादा नहीं करते। मेरा ये मानना है कि अगर धम्मपद घर घर पहुंच जाए तो लोग भगवान बुद्ध को बहुत श्रद्धा से देखेंगे। वैसे तो बाबा साहब ने जो बुद्ध और उनका धम्म लिखा वो लोगों ने काफी हद तक अपने समाज में फैला भी है, पढ़ा भी है। उसके आगे भी जाना जरूरी है। जरूरी है। बाबा साहब ने जाते जाते एक बुद्ध और उनका धम्म इसलिए लिखा था कि समाज के पास बुद्ध को पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ। तो उन्होंने इधर उधर से सारा संकलन करके धम्मपद से लिया और कहीं से लिया, उसको अच्छे फॉर्मेट में दिया बुद्ध और धम्म में। तो उसके बाद त्रिपिटक के कई ग्रंथ बाबा साहब ने पढ़े थे। तो अब मैंने सोचा कि बुद्ध एंड धम्मा के बाद धम्मपद को आना जरूरी है। दुनिया में सबसे पहला छपा यह ग्रंथ था, सबसे ज़्यादा छपने वाला, सबसे ज़्यादा भाषाओं में जिनका ट्रांसलेट हुआ। तो मैंने पिछले 2 साल से इसमें मेहनत कर रहा था। तो पाली, हिंदी और इंग्लिश तीनों एक साथ और बहुत सरल उसकी व्याख्या के रूप में कई जो धम्मपद के जिन्होंने अनुवाद किए, व्याख्या की, टीका की, उनसे मदद लेके मैंने ये इसको सरल रूप में छपवाया है। और अभी महीना ये चल रहा है जून, और पिछले पूर्णिमा से लगाकर अभी तक 30,000 डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, 84,000 करेंगे। और देश भर में जहाँ से भी कोई फ़ोन करता है उनको हम सारा उनको भेजने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी मैं ही बियर करता हूँ। अच्छा। हाँ जी। और इवन कि उनको कई लोग समर्थ नहीं होते तो मैंने कहा भाई लोकल ऑटो का भी उनको देते हैं। और बहुत श्रद्धा से मेरा अब आज ही सुबह फोन आया बोकारो से, वो टीचर रिटायर्ड। अच्छा। और वो रोने लग गए। हाँ। तो मैं कहाँ भटक रहा था, उन्होंने नाम लिया, मैं गायत्री और उस परिवार में था, मैं कहाँ भटक रहा था। हाँ। मैं रिटायर हो गया, लेकिन मुझे तो एक एक पन्ना धम्मपद का जो पढ़ते हैं वो कि मुझे लग रहा है कि ये तो असली जीवन का दर्शन तो ये है। यस। मुझे लगता है मेरी सुख शांति। अब मैंने कहा आपकी उम्र क्या है? 77। अब मैं इतना क्यों भटका? शेष जीवन में मैं धर्म की बातें ही, मैंने कहा ये कोई मत समझना कि कोई धर्म की बात है, ये बुद्ध की बात है, साइंटिफिक सबके लिए, चाहे वो ईसाई हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सुख शांति की बातें हैं सारे अंदर। इस जीवन में क्या सार्थक जीवन कैसे जीना है वो बातें हैं। तो इसलिए मेरे को ये बड़ा संतोष है कि धम्मपद जो इतना देश भर में अभी महीना भर भी नहीं हुआ, लोग इन्होंने इतना सम्मान दे रहे हैं। भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, कई प्रशासनिक अधिकारी, कई आम आदमी, स्टूडेंट, महिलाएं, बुजुर्ग, जो बहुत ही। तो अगर ये घर घर पहुंच चला जाए तो लोगों को सही मार्ग मिलेगा भगवान की वाणी का। जी बिल्कुल, आपने सम्यक संकल्प जो लिया है और 84,000 धम्मपद की किताबें लोगों तक फ्री में, मुफ्त में बांट रहे हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा योगदान। सर का तो हमेशा पूरा जीवन ही उनका जो है एक समर्पित रहा है, लेकिन 84,000 धम्मपद अपने माता पिता के याद में वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सर, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की और आपके अनुभव साझा किए, और आप जो कार्य कर रहे हैं अपने मतलब आप रिटायर्ड हुए लेकिन टायर्ड नहीं हुए हैं, और बिना थके, बिना रुके निरंतर आप काम कर रहे हैं। आपको लंबी उम्र मिले, आपको अच्छा स्वास्थ्य मिले, इन्हीं मंगल कामना के साथ में आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय भीम।